नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना, दुर्ना बैच, लेक्चर नंबर 35, जो कि हमारा एक बहुत ही आसान सा चैप्टर अल्टरनेटिव करंट को कवर करने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा थ्योरीज मिलेगा, पूरा का पूरा डेफिनेशन मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा आपको प्रॉपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ओवरऑल अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एसी का एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ पर बात करते हैं डिस्ट धारा क्या होता है। डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी कहा जाता है, वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, ऐसी धारा को डिस्ट धारा कहते हैं। ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हर समय यहाँ पर करंट का मान एक जैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पर किसी भी टाइम पर आप जाइएगा तो करंट का वैल्यू आपको सेम मिलेगा। इसको डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं। डिस्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। यह धारा बैटरी अथवा सेल से प्राप्त होती है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट, जिसको शॉर्टकट में एसी कहा जाता है। वह धारा जो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात पुनः उसी परिणाम तथा उसी दिशा के साथ उत्पन्न हो जाती है, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया गया है। यहाँ से स्टार्ट की, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इसका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया, फिर से वही बात होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी टाइम लगता है उसको समय अंतराल कहा जाता है, टाइम पीरियड कहा जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का गुण होता है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति, मतलब ये अल्टरनेटिव करंट आया कहाँ से। तो जैसे कि माना कि एक कुंडली हमारे पास एक कॉइल लिया गया है जिसमें फेरों की संख्या n है, और किसी क्षण t पर कुंडली से कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, NBA cos थीटा। ये तो हम जानते हैं, NBA cos थीटा, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो फाइव भी बराबर हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d∅/dt हो जाएगा बराबर NBA। अब d cos ओमेगा टी है, और चूंकि d cos ओमेगा टी का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा आ जाएगा बाहर। अब माइनस d∅/dt के बदले में लिखते हैं E, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। यदि साइन ओमेगा को मैक्सिमम कर देते हैं तो E का मान मैक्सिमम, E का मतलब होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर साइन ओमेगा टी 1 के बराबर तो E बराबर E0 हो जाएगा। तो E0 बराबर NBA ओमेगा इंटू 1, तो E0 बराबर NBA ओमेगा। अब इक्वेशन 1 से देखिएगा, E बराबर हम लिख सकते हैं E0 साइन ओमेगा टी, जिसको बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको कहा जाता है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला को याद रखना है। यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित धारा, तो I बराबर होता है E/R, जिसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो I0 बराबर हो जाएगा E0/R। चूंकि I बराबर E0/R और साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से I बराबर, यहाँ से E0/R के बदले में I0 लिख सकते हैं, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, जिसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। उसी प्रकार से वोल्टेज बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, और I0 क्या है, तो AC का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको I0 कहा जाता है। जैसे कि अगर ग्राफ बनता है AC का, ऐसे अगर ग्राफ बन गया है तो इसको I0 कहा जाता है। I वर्सेस T के ग्राफ बना, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को I0 कहा जाता है, जिसको एम्पलीट्यूड करंट भी कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड करंट। उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, एक होता है एवरेज वैल्यू। अब चूंकि यहाँ से यहाँ आने में इसको आधा टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में इसको आधा टाइम लगेगा, और यहाँ से आने में इसको पूरा समय लग जाएगा, इसको टाइम पीरियड कहा जाता है, और ये वैल्यू I0 के बराबर होता है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, यदि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, जैसे कि I बराबर फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 हो गया। अब प्रथम अर्ध साइकिल प्लस हेतु प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से, मतलब इंटीग्रेशन T1 से T2 होता है IDT, अब बटा इंटीग्रेशन T1 से T2 होता है। तो यहाँ से आधा समय में जाना है, फर्स्ट हाफ साइकिल में जाना है, तो 0 से T/2 हो गया, यहाँ पर IDT हो गया। अब फिर यहाँ से 0 से T/2 जाना है, 1dt हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 1 के बराबर, और ये वैल्यू हो गया T/2 के बराबर। तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला आ गया IDT 0 से T/2। तो I बराबर यहाँ से 2/t बाहर आ गया, और I के बदले में हम लिख दिया I0 साइन ओमेगा टी dt। ये T/2 है, तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, T नीचे हो जाएगा। तो
आई का जो मीन वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है 2/3, यहाँ से I0 बाहर आ गया साइन ओमेगा टी, अब फिर 0 से t/2। अब चूंकि यहाँ से 2/t I0 और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अब बटा ओमेगा, लिमिट लगाना है 0 से t/2। फिर यहाँ से एक बार t/2 पुट हुआ, एक बार 0 पुट हुआ, और चूंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2/t/t, तो ओमेगा टी के बदले में लिखते हैं 2π। तो ओवरऑल हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया आई मीन या आई एवरेज का फॉर्मूला 2I0/π। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है 2I0/π। मतलब यहाँ से IM बराबर 0.637 बटा I0 रख सकते हैं। ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से अगर माइनस के लिए होगा तो मतलब सेकंड के ऋणात्मक साइकिल के लिए होगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं। उसके बाद कोई कंप्लीट का बात करेंगे तो वहां पर तो 0 हो जाता है। तो ये बात याद रखना है, पूर्ण साइकिल हेतु प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल पथ मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला बड़ा ही फेमस होता है, जिसको IRMS कहा जाता है। IRMS, इसमें R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, S का मतलब होता है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, तो यहाँ से रूट मीन स्क्वायर है तो पहले क्या करना है कि स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद मीन निकाल देना है, उसके बाद इसका रूट ले लेना है, जिसको IRMS कहा जाता है। तो IRMS का फॉर्मूला यही हो जाएगा, इसके ऊपर मीन ले लेना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे, वैसे IRMS का एक और फॉर्मूला आप याद रखिए, ये भी फॉर्मूला होता है IRMS बराबर I0/√2। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखेगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व करेगा। IRMS बराबर I0/√2। अब किसी टाइम पर देखेंगे तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है IRMS का स्क्वायर, और ये आ गया मीन, क्योंकि IRMS बराबर होता है ये अंडर रूट और फिर निकालना होगा आपका मीन। तो फिर यहाँ से रूट हटाएगा तो यहाँ पर लग गया स्क्वायर, तो मीन का फॉर्मूला 0 से t I² dt और 0 से t 1 dt। तो यहाँ से 1/t आ गया बाहर, इंटीग्रेशन किया गया तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला जो आएगा उस फॉर्मूला की बात करेंगे हम। IRMS बराबर I0/√t, मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये फॉर्मूला याद रखना है IRMS, क्योंकि इसमें होता क्या है कि I0 का मान दे देगा तो फिर IRMS का मान पूछेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि IRMS का मान देता है, I0 का मान पूछता है। उसी प्रकार से अगर VRMS निकालेगा तो V0/√2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू रख देंगे 0.707 आ जाएगा। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो सर्किट होते हैं वो डिफिनेशन में पूछे जाते हैं हमसे। जैसे कि पहला है ओमीय परिपथ, जिसको R सर्किट कहा जाता है। ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध R उपस्थित होता है उसे R परिपथ कहते हैं। अब देखिए ये AC सोर्स का सिंबल होता है, AC सोर्स का सिंबल ऐसे लगाया जाता है, ये इसमें केवल रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको R सर्किट कहते हैं। अब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, अब V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से IR बराबर V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो I बराबर V0/R साइन ओमेगा टी, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ I0 बराबर क्या है V0/R है। अगर R परिपथ में वोल्टेज व धारा दोनों समान काल में होते हैं तो V बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। R बराबर V/I होता है ओम के नियम से, V के बदला में V0 साइन ओमेगा टी, I के बदला में I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कट गया, V0/I0, V0 के बदला में लिख देंगे √2 VRMS, I0 के बदला में लिख देंगे √2 IRMS। यहाँ से R का फॉर्मूला आ जाएगा V/I या V0/I या VRMS/IRMS, ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम। L सर्किट मतलब L सर्किट है प्रेरकीय परिपथ जिसमें केवल इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस प्रेरकत्व कहते हैं उसको। तो ऐसा परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व मतलब इंडक्टर होता है उसे प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। अब ये इंडक्टर का सिंबल होता है जिसको L से सूचित करते हैं और इसका ऐसे मात्रक हेनरी होता है। और चूंकि यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, और उसके बाद ये एक और फॉर्मूला होता है L di/dt, और L क्या है इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस कह सकते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 से
एल डी आई बटा डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी आई बराबर वी नॉट बटा एल साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो गया डी टी। इंटीग्रेशन कर दिया गया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन डी आई का मान आई यहाँ पर वी नॉट बटा एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा आ गया, आई बराबर वी नॉट बटा ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टू, आई बराबर वी नॉट ओमेगा एल साइन मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी के बदला में लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ पर आई नॉट क्या है ओमेगा नॉट बट्टा वी नॉट बट्टा ओमेगा एल है। तो ये एक बात आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर कितना बार हमसे पूछा जाता है परीक्षा में कि ये आई नॉट बराबर मान लेते हैं कि वी नॉट बट्टा ओमेगा एल है, और चूंकि आई नॉट बराबर वी नॉट बट्टा आर हो जाएगा, ये ओमेगा एल किसके बराबर होगा आर के बराबर, तो इसका यूनिट क्या होगा ओम। तो ये वाला सवाल पूछा जाता है, जहां देखिए यहाँ पर लिखा भी है जहां ओमेगा एल क्या है प्रभावी प्रतिरोध है, इसका ओमेगा एल का एक साथ अगर ओमेगा एल का अगर एक साथ यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और समीकरण 3 आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो समीकरण 1 का समीकरण 3 से एल परिपथ में वोल्टेज धारा में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रेरण प्रतिघात, ये प्रेरण प्रतिघात इंपॉर्टेंट है कि इससे सवाल पूछा जाता है कि प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। प्रेरकीय परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इसे XL से सूचित किया जाता है। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा के बाद हम लिख सकते हैं 2IFL, जहाँ F क्या है आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी है। ये प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला होता है। धारतीय परिपथ मतलब इसको सी सर्किट कहा जाता है। अब जिसमें केवल कैपेसिटर होगा उसको सी सर्किट कहा जाएगा। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्मूला हो गया, क्योंकि V बराबर Q बटा C होता है। समीकरण 1 समीकरण 2 से यहाँ से मेरे पास एक तीसरा समीकरण आ गया, Q बराबर C वी नॉट साइन ओमेगा टी, और चूंकि I बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है तो I बराबर D और Q के बदला में इतना रख देंगे, तो I बराबर हो जाएगा C वी नॉट और D साइन ओमेगा टी, तो I बराबर सी वी नॉट, यहाँ से साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो I बराबर हो जाएगा वी नॉट 1 बाई फिर बट्टा में ओमेगा सी आई इंटू कॉस ओमेगा टी, तो आई नॉट बराबर वी नॉट बट्टा 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, यहाँ से I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस के बदला में इतना हम लिख सकते हैं। आई नॉट क्या है वी नॉट 1 बट्टा ओमेगा सी है, मतलब ये धारा का शिखर मान होता है। तो चूंकि ये जो 1 बाई ओमेगा सी है, यहाँ से फिर से देखिए फॉर्मूला लिखा गया है आई नॉट बराबर वी नॉट अब बट्टा में 1 बाई ओमेगा सी है, तो ये वी नॉट अब बट्टा आर के बराबर होता है, यानी कि 1 बाई ओमेगा सी किसके बराबर आ रहा है आर के बराबर हो रहा है, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। तो ओमेगा सी का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा 1 बट्टा ओम हो जाएगा, यानी कि ओम इनवर्स हो जाएगा। ऐसा ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाएगा। अतः सी परिपथ में धारा I वोल्टेज V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है, अथवा वोल्टेज V धारा I से कला के 90 डिग्री पश्चगामी होती है। तो V का फॉर्मूला है वी नॉट साइन ओमेगा टी, I का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब धारितीय प्रतिघात देखते हैं, तो इसमें धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिघात उसमें भी था इसमें भी है, उसमें था XL तो इसमें है XC, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, वहां पर ओमेगा L था तो 1 बाई 2 पाई और F इंटू में हो जाएगा C। एलआर परिपथ, अब जिसमें इंडक्टेंस हो और रजिस्टर हो उसको एलआर कहा जाता है। यहाँ पर इंडक्टेंस आ गया और यहाँ पर रजिस्टर आ गया। इसको एलआर कहा जाता है। अब देखिए इसका अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज V मान लेते हैं तो V स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब से V बराबर VL के बदले में लिखेंगे I इंटू एक्सएल, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस I इंटू हो जाएगा R, क्योंकि VR बराबर I इंटू R के बराबर होता है और VL बराबर I इंटू एक्सएल के बराबर होता है। तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर एक्सएल का होल स्क्वायर
ठीक है। और इसके बदला में आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर बराबर यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन तो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी बटा आई बराबर रूट अंडर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जेड बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिघात एक मिनट, ये जेड क्या है, तो जेड का बड़ा ये स्पेशल नाम है, इसको इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पेंडेंस, प्रतिबाधा ही होता है, प्रतिबाधा इसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये भी एसी में पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि एसी एक कंफ्यूजन वाला चैप्टर होता है, आसान चैप्टर है बट कंफ्यूजन वाला, जो बार बार रिवाइज नहीं करता है उसको ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहाँ से जेड का फॉर्मूला आ गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जहाँ पर एक्सएल क्या है ओमेगा एल के बराबर है, तो आरसी सर्किट आरएल सर्किट के लिए हम याद रख सकते हैं जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ से tan फाई का फॉर्मूला है एक्सएल बटा आर, फिर tan फाई बराबर एक्सएल के बदले में ओमेगा एल बटा आर रख सकते हैं, ओमेगा के बदले में 2 पाई एफ इंटू एल बटा आर रख सकते हैं। अब सीआर सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों होता है उसको सीआर सर्किट कहते हैं। और इसका डायग्राम यहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, इसको इसी सोर्स से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर वी आर का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू आर, वी सी का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, वी स्क्वायर बराबर वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वी सी का मान रख देंगे आई इंटू एक्स सी प्लस वी आर का मान आई इंटू आर, तो वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा कॉमन तो एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो वी बटा आई के बदले में फिर यहाँ पर जेड रख दिया जाएगा। इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, कैसे मतलब क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। जेड तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, जहाँ पर जेड क्या है परिपथ का प्रतिबाधा है, जेड का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस और एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर फाई का मान निकालेंगे जिसको अकलांतर बोला जाता है, फेज डिफरेंस बोला जाता है, तो tan फाई बराबर वी सी बटा वी आर हो जाएगा। देखिए कैसे डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से tan फाई निकालेंगे तो वी सी बटा वी आर किसके बराबर हो जाएगा, tan फाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से tan फाई बराबर वी सी बटा आर, तो वी सी के बदले में आई इंटू एक्स सी, वी आर के बदले में आई इंटू आर, आई कट गया, तो tan फाई बराबर एक्स सी बटा आर बराबर 1 बाई और एक्स सी के बदले में 1/ओमेगा सी और यहाँ पर आ गया आर, तो 1/ओमेगा के बदले में 2 पाई सी इंटू आर। अब देखते हैं एलसी सर्किट। एलसी सर्किट क्या होता है, जिसमें एल का मतलब होता है इंडक्टेंस और सी का मतलब होता है कैपेसिटर्स, दोनों होता है, उसको एलसी सर्किट कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है इसी सोर्स के माध्यम से, ऊपर है वीएल और नीचे है वीसी। तो यहाँ पर वी का फॉर्मूला हो जाएगा वीएल माइनस वीसी, वी बराबर आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी, वीएल का फॉर्मूला आई इंटू एक्सएल, वीसी बराबर आई इंटू एक्स सी, आई कॉमन हो गया तो एक्सएल और यहाँ पर माइनस है एक्स सी, वी बटा आई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी, तो यहाँ से वी बटा आई को जेड कर देंगे तो एक्सएल माइनस एक्स हो जाएगा, जहाँ पर जेड क्या है प्रतिबाधा, तो जेड बराबर एक्सएल के बदला में ओमेगा एल माइनस 1/x के बदला में ओमेगा सी, यहाँ पर एक्स सी है। एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट जिसमें इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रजिस्टर भी होगा, उसको एलसीआर सर्किट कहा जाता है। अब फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटर और रजिस्टर है, इसको एलसीआर सर्किट कहा गया है। इसका वोल्टेज है वीएल, इसका वोल्टेज है वीसी और इसका वोल्टेज है वीआर। तो फॉर्मूला इसका होता है वी स्क्वायर बराबर वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर, तो वीआर बराबर आई इंटू आर, वीएल बराबर आई इंटू एक्सएल, वीसी बराबर आई इंटू एक्स सी। तो यहाँ से फिर इसका माइनस है, तो ओवरऑल आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेकर के ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसमें से भी आई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच गया एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन, तो एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वर्गमूल लेने पर मतलब दोनों तरफ रूट मीन ले लिया गया, दोनों तरफ रूट मीन लेने पर फॉर्मूला हमारे पास एक बनता है जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर एक्सएल का मान रखा है ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान रखा है 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि वोल्टेज एवं धारा के बीच का कालांतर फाई हो तो tan फाई का फॉर्मूला देखिए, डायग्राम में होगा tan फाई, आई थिंक यही डायग्राम है। यहाँ से tan फाई निकालना है, tan फाई बराबर वी एल माइनस वी सी बट्टा वी आर, तो वी एल का और वी सी का मान यहाँ पर रख दिया गया, वी आर का मान रख दिया गया, तो ओवरऑल tan फाई का फॉर्मूला हो गया एक्सएल माइनस एक्स सी बट्टा आर, एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी बट्टा आर।
अलग अलग केस होता है कि अगर ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा c से ज्यादा हो तो tan phi या phi धनात्मक होगा, इस दिशा में धारा I वोल्टेज V से पक्षगामी होगा। यदि ओमेगा एल का मान 1/ओमेगा c से कम होगा तो tan phi या phi ऋणात्मक होगा और इसमें अग्रगामी होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो phi बराबर 0। इस दशा में धारा एवं वोल्टेज समान कला में होंगे। अनुनाद परिपथ मतलब रेजोनेंट सर्किट इसको कहा जाता है। अनुनादी परिपथ को रेजोनेंट सर्किट कहा जाता है। तो ऐसे एलसीआर परिपथ जिसमें प्रेरण प्रतिघात मतलब कि एक्सएल का मान धारितीय प्रतिघात मतलब एक्सी के बराबर होता है, ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं, मतलब रेजोनेंट सर्किट कहा जाता है। अब रेजोनेंट सर्किट दो प्रकार का होता है, मतलब अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रेणी और दूसरा हो जाएगा समांतर। अगर मान लेते हैं कि श्रेणी है तो इसको श्रेणी में ऐड किया गया है। अगर इसका प्रतिबाधा मतलब इम्पीडेंस जेड है तो जेड का फॉर्मूला तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और रेजोनेंस की स्थिति में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर जेड का मान आर के बराबर हो जाएगा, तो आई मैक्स बराबर भी बटा जेड हो जाएगा। फिर से यहाँ पर एक्सएल एक्सी के बराबर लेते हैं तो एक्सएल के बदला में ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर 1/√LC और ओमेगा के बदले में 2πf0 बराबर 1/√LC। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 1/√LC। यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए, ओमेगा बराबर √1/LC हो जाएगा। तो f0 बराबर 1/2π या √LC। ये फॉर्मूला याद है तो ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। अगर समांतर में अनुनाद है तो देखिए क्या होगा, मतलब ये समांतर में इसको ऐड कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि करंट बराबर होता है, तो करंट बराबर है तो करंट के बदला में ये लिख देंगे V/Z1 बराबर V/Z2, दोनों करंट कट गया तो Z1 बराबर Z2, तो एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर का रूट बराबर एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर का रूट स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक्सएल बराबर एक्सी आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो फिर ओमेगा बराबर √1/LC हो जाएगा। फॉर्मूला वही आ गया। श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियोग्राही में किया जाता है, समांतर अनुनादी परिपथ का उपयोग रेडियो प्रेसी में किया जाता है। अब यहाँ पर पावर का बात होता है कि एसी करंट में पावर का वैल्यू कितना होता है, तो क्योंकि हम लोग डीसी में P बराबर V/I पढ़ते हैं, यदि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R हो तो इस स्थिति में धारा I तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। यहाँ से वोल्टेज का फॉर्मूला बनता है V0 sin ωt, I का फॉर्मूला बनता है I0 sin ωt, तो P बराबर होता है V/I, तो V के बदले में V0 sin ωt इंटू I के बदले में I0 sin ωt, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा V0 इंटू I0 sin ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ωt। एक पूर्ण चक्र है तो मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए sin स्क्वायर ωt का मान 1/2 होना चाहिए। और P बराबर P बार के मतलब ये मीन का मतलब होता है, तो यहाँ से पावर बराबर हो जाएगा 1/2 गुने V0 इंटू I, तो V0/√2 बराबर I0/√2। उसके बाद मतलब यहाँ से ओवरऑल हम लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS, मतलब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था पावर V इंटू I, तो यहाँ पर जो हमारा पावर का फॉर्मूला बनेगा मतलब एवरेज पावर का फॉर्मूला बनेगा VRMS इंटू IRMS। जब परिपथ में R प्रेरक तो दोनों हो तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट बताता हूँ पावर का फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ये ट्रांसफार्मर की बात होती है। ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर के निम्न प्रत्यावर्ती धारा को मतलब यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती मतलब हाई वोल्टेज एसी करंट को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। यह शक्ति प्रवर्धन नहीं करता है। उच्चाचाई ट्रांसफार्मर मतलब एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। उच्चाचाई है मतलब ये स्टेप अप है। यह निम्न प्रतिवर्ती विभवांतर की उच्च धारा को उच्च प्रतिवर्ती की निम्न प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करती है। अपचाई है, ये स्टेप डाउन है मतलब ये स्टेप अप है। एक मिनट, स्टेप अप क्या करता है कि लो वोल्टेज को हाई में बदलेगा, स्टेप डाउन है मतलब अप चाहिए है तो ये हाई वोल्टेज को लो में बदलेगा। ये अन्योन्य मतलब म्यूचुअल इंडक्शन होता है उस पर नहीं, अन्योन्य सेल्फ इंडक्शन होता है। एक मिनट, यह अन्योन्य मतलब सेल्फ इंडक्शन होता है। ये सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है। इसमें नरम लोहा का एक पटली तो क्रोड के तांबे के पृष्ठ तार की 2 कुंडली लपेटी रहती है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। इसमें प्राथमिक कुंडली में मोटे मतलब इसके पास 2 कॉइल होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राथमिक
कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, जबकि अपचयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार की अधिक फेरे होते हैं तथा द्वितीयक में कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ये कैसे काम करता है? जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो अन्योन्य परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनएस हो तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब ये तो फॉर्मूला होता है, बराबर माइनस एनपी डी फाई एस बटा फाई टी। एनपी मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स, एनएस मतलब नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स, फाई एस का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, फाई बी का मतलब हो जाएगा फाई एस है, यहाँ पर फाई पी और यहाँ पर फाई एस। ये फ्लक्स का बात हो रहा है, भी फ्लक्स का बात हो रहा है, तो ईपी बटा ईएस बराबर माइनस एमपी डी फाई बी बटा डीपी हो जाएगा। तो ईपी बटा ईएस बराबर एमपी बटा एनएस, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ईपी बटा ईएस बराबर वीपी बटा वीएस बराबर एनपी बटा एनएस होता है। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जितना इनपुट जाएगा पावर का उतना ही इनपुट निकलेगा भी। तो वीपी इंटू आईपी बराबर वीएस इंटू आईएस, तो वीपी बटा वीएस बराबर आईएस बटा आईपी। तो यहाँ से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ईपी बटा ईएस बराबर वीपी बटा वीएस बराबर यहाँ से आईएस बटा आईपी बराबर एनपी बटा एनएस। अब ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां क्या होती है? ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार का हानि होता है। सबसे पहला होता है तांबा का हानि। ट्रांसफार्मर कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा के रूप में जो हानि होती है उसे तांबे की हानि कहते हैं, मतलब कॉपर लॉस कहा जाता है। इसे कम करने के लिए जिस कुंडली में अधिक धारा प्रवाहित होती है उसे मोटे तार से बनाया जाता है। फिर फ्लक्स हानि क्या है? प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बंद नहीं हो पाता है। ऊर्जा की हानि को फ्लक्स हानि कहते हैं। इसे कम करने के लिए दोनों कुंडलियों को गर्म लोहे के कोरोड पर लपेटा जाता है। भंवर धारा की हानि, मतलब ईडी करंट की हानि। तो कोरोड में बंद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर से देखिए जरा, ये भंवर धारा इंपॉर्टेंट है। कोरोड में बंद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने के कारण इसमें भंवर, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज किया जाएगा तो उसमें एक ईडी करंट आ जाता है, भंवर धारा आ जाता है, जिसके कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। इसे कम करने के लिए पटलिट कोरोड का प्रयोग किया जाता है। शैथिल्य हानि, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होने के कारण कोरोड बार बार चुंबकीय और बीच चुंबकीय हो जाती है, जिसके कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। दक्षता मतलब इफिशियंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर का? व्यवहारिक ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न हानियों के कारण निर्गत शक्ति सदैव निवेशित शक्ति से कम होती है। अतः निर्गत तथा निवेशित शक्ति का अनुपात, मतलब जितना आउटपुट है जितना इनपुट है उसके वैल्यू को ही इफिशियंसी कहा जाता है, जिसको एटा से सूचित करते हैं। तो अगर इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो पी आउटपुट बटा पी इनपुट इंटू 100। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। अगर ये कोई चैप्टर अगर पढ़ लेता है तो उसको खास करके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहीं से भी सवाल पूछे, मतलब बन जाएगा, ओवरऑल बन जाएगा। इतना आपको कंटेंट दे दिया गया है, मोर देन इनफ कंटेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।